दिस इज जय एंड वेलकम टू माय चैनल कैरियर पावर। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। ये बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि जो भी चेंज हम लोग अपने अराउंड देखते हैं वो या तो फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है। तो हम लोग को कैसे पता लगेगा कि वो कौन सा चेंज है। केमिकल चेंज का ही दूसरा नाम केमिकल रिएक्शन है। तो कोई भी चेंज अगर आप बर्निंग ऑफ कोल देखते हैं या पेपर का जलना देखते हैं तो वो एक केमिकल चेंज होता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो केमिकल चेंज है, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसको जरूर से जरूर देखें। मैंने अभी तक 5 वीडियोस डाल दिए हैं क्लास 7 के साइंस के रिगार्डिंग, जिसमें कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और फाइबर टू फैब्रिक हीट, और कल मैंने डाला था एसिड बेस एंड साल्ट। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट होंगे क्लास 7 के रिगार्डिंग, और सारे के सारे टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश की है। और उसके अलावा एक प्रॉपर नोट्स भी आपको वहाँ से मिल सकते हैं। तो आप जरूर से जरूर जाइए और सारे वीडियो को देखिए। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है। पहला तो यही कि फिजिकल चेंज क्या होता है, दूसरा कि केमिकल चेंज क्या होता है, उसके बाद फिर रस्टिंग ऑफ आयरन किस एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, तो इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझेंगे। और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन एक बेसिकली फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, तो इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होता क्या है, क्योंकि फिजिकल चेंज का डेफिनेशन ही यही होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंज आए, जो चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज में आए तो वे उसी को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब कि शेप, साइज, कलर, स्टेट, तो इन सब चीजों में अगर चेंज आए तो उस चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं शेप है, साइज है, कलर, स्टेट ऑफ मैटर यानी कि वो मैटर लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है या फिर सॉलिड स्टेट में है। ये सब स्टेट जो होता है इसी को हम लोग स्टेट ऑफ सब्सटेंस या स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। तो यही होता है फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर का। तो इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंज आए तो उसी चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। तो फिजिकल चेंज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, देखेंगे हम लोग कि फिजिकल चेंज जो होता है जनरली रिवर्सिबल होता है, यानी कि जो चेंज एक बार फिजिकल चेंज जो एक बार हो गया उसको हम लोग वापस से उसी इनिशियल स्टेज में ला सकते हैं जहां से वो चेंज हुआ था। और फिजिकल चेंज होने के बाद कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। एक एग्जांपल लीजिए कि अगर आपके पास एक पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का पीस है आपके पास और आप उसको कट कर दिए तो आपको नया सब्सटेंस थोड़ी ना मिला, वही कटा हुआ पेपर मिला, वही मटेरियल का मिला, उसी स्टेट में मिला। सॉलिड है तो सॉलिड स्टेट में मिला वो, या उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। तो ये एक फिजिकल चेंज है, कोई एक नया सब्सटेंस नहीं मिला है आपको। तो कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता और ये रिवर्सिबल है एक टाइप से। आप पेपर को वापस से जोड़ के वापस से इनिशियल स्टेज पे उसको ला सकते हैं, चिपका सकते हैं गम से या फिर टेप से। तो ये एक टाइप का फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। और भी एग्जांपल है जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि आइस अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाएगा, वाटर बनेगा, तो एक स्टेट का चेंज है। तो ये भी एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। राइटिंग विथ चॉक ऑन ब्लैक बोर्ड यानी कि हम लोग चॉक से जब ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हैं, ये भी एक फिजिकल चेंज है। कुछ नया तो बन नहीं रहा उसमें, चॉक से ही लिखाई हो रहा है वहां पे ब्लैक बोर्ड पे। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं फिजिकल चेंज का, जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर है। वाटर को बॉईल करने के बाद हम लोग को वाटर वेपर मिलता है, ये भी चेंज ऑफ स्टेट है, यानी कि लिक्विड फॉर्म से वाटर अपने गैसियस फॉर्म में जा रहा है, ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। फिर है ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, बीटिंग ऑफ मेटल, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, कटिंग ऑफ फ्रूट, ये सब रेट्रो एग्जांपल है जो कि फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं। अब ग्लोइंग ऑफ बल्ब, सर बोलोगे कि ग्लोइंग ऑफ बल्ब कैसे? अगर बल्ब जल रहा है उसको आप ऑफ कर दो तो उसको आप वापस से ऑन भी तो कर सकते हो, ये तो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो फिजिकल है। कटिंग ऑफ फ्रूट है। उसके बाद फिर एक जो कॉमन एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो है स्टेट्स के बारे में, यानी कि वाटर का ही एक ऐसा एग्जांपल है जो कि तीनों स्टेट में हम लोग देख सकते हैं अपने आम तौर की जिंदगी में, यानी कि आइस में, वाटर में और वाटर वेपर में। ये रिवर्सिबल होता है, ये आपस में एक रिवर्सिबल होता है। अगर आपके पास आइस है तो आप उसको इजीली वाटर बना सकते हैं, और वाटर है तो उसको आप बॉईल करके वाटर वेपर बना सकते हैं। वाटर वेपर को फिर से आप
फ्रीज करके आइस बना सकते हैं और थोड़ा सा कम फ्रीज करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है, ये एक साइकिल में चल सकता है, तो इसीलिए इसको हम लोग फिजिकल चेंज में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं केमिकल चेंज की तरफ। केमिकल चेंज क्या होता है कि जब हम लोग के केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि जिस प्रॉपर्टी से कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है उसके बनावट में जब चेंज आता है तब उसको हम लोग केमिकल चेंज करते हैं। केमिकल चेंज कहने का मतलब ये है कि जब कोई डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस बना उससे एक नया सब्सटेंस का क्रिएशन हुआ, उसी को हम लोग केमिकल चेंज करते हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शन होता है, इसी का दूसरा नाम केमिकल रिएक्शन होता है। जब हम लोग दो केमिकल को मिलाते हैं तो एक नया केमिकल बनता है ना, तो उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसी तरह से केमिकल चेंज भी सेम है, वही है, इसी का दूसरा नाम है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी नया चीज बनाने के लिए हम लोग को केमिकल रिएक्शन का जरूरत पड़ता है। हम लोग जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स का यूज करते खाना बनाने के लिए, खाना जब बन गया तो वो कैसा चेंज हो गया, वो केमिकल चेंज हो गया क्योंकि अब उस बना हुआ खाना को हम लोग रॉ वेजिटेबल्स में चेंज नहीं कर सकते, ये रिवर्सिबल नहीं होता है। तो याद रखिएगा केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं जैसे कि हम लोग फिजिकल चेंज को कर सकते थे। और कुछ और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि एक बार फूड अगर डाइजेस्ट हो गया हम लोग के बॉडी में तो वापस से वो जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग लिए थे वैसा तो नहीं बन सकता। रोटी खाएं अगर वो डाइजेस्ट हो गया तो वापस से वो रोटी नहीं बन सकता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी कि फ्रूट एक बार पक गया तो वापस से वो कच्चा नहीं हो सकता है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यही फर्मेंटेशन से ग्रेप्स से वाइन बनता है। तो ये फर्मेंटेशन एक बार जब हो गया तो फिर उसको वापस से ग्रेप्स नहीं बनाया जा सकता या ग्रेप जूस नहीं बनाया जा सकता है। इस फर्मेंटेशन में याद रखिएगा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं, YEAST, ईस्ट। तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है रस्टिंग, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है कि सर रस्टिंग जो होता है यानी कि जिसको जंग लगना कहते हैं हम लोग कि जंग जब लगता है किसी भी मेटल में तो आप उसको जंग को आप ठीक कर सकते हैं, आप उससे मेटल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वो जंग निकला वो उसी मेटल का पार्ट है जो कि ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बना लिया है। खासकर आयरन में देखने के लिए मिलता है ये जंग। तो जंग से क्या होता है कि आयरन का जो ऊपर वाला लेयर होता है वो भी तो आयरन का ही होगा। आयरन का ऊपर वाला लेयर किसका होगा, आयरन का ही होगा। वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बना देता है जिससे कि एक लेयर ऊपर का वो घट जाता है। अगर हम लोग उसमें से आयरन निकालते भी हैं वापस से इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से या फिर किसी के प्रोसेस से हम लोग रस्ट रिमूवर लिक्विड भी आता है जिससे कि हम लोग रस्ट को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उससे ना आपका आयरन का जो वेट होगा वो घट जाएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं होगा कि पहले आपका आयरन जिस वेट का था, जिस शेप का था, वैसा ही बाद में रस्ट रिमूव के बाद भी आपको उसी वेट और उसी साइज का मिलेगा। हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस होंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्म हो रहा है, आयरन से आयरन का ऑक्साइड बन रहा है। तो इस बात को हम लोग और बढ़िया तरीके से समझेंगे आगे, इसके बारे में पूरा का पूरा टॉपिक है। तो आप अभी इस चीज को समझे कि रस्टिंग जो होता है वो आयरन पे नॉर्मली देखा जाता है। उसके बाद फिर एक आयरन पे जो ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस बहुत दिन तक रखने के बाद आप एक आयरन को लीजिए, आप उसको बाहर रख दीजिए अपने घर के बाहर, और काफी दिन के बाद आप देखेंगे कि एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस उस पे बैठ गया, उसी को हम लोग रस्ट कहते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग कहते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारी केमिकल चीजें और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी। हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का जो कि कॉमन है और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम लीवन। मैग्नीशियम लीवन को जलाना, देखिए आप लोग को पता ही होगा कि जलने में किसी भी चीज के कंबशन में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा हाथ होता है। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, एयर में प्रेजेंट होता है। तो एयर में कोई भी चीज अगर जलता है ना तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, तो ऑक्सीजन के बिना कंबशन हो ही नहीं सकता। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन में ही जलेगा, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही जलेगा। और अगर मैग्नीशियम रिबन जल रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो वो अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, वो अपना ऑक्साइड बना रहा है, तो MgO बन रहा है। यानी कि मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम मेटल अपना ऑक्साइड बना रहा है। और किसी मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है आप लोग को बताया था मैंने, वो बेसिक नेचर का होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा की थी।
तो मैग्नीशियम जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से आप फिर वापस मैग्नीशियम नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल भी है। आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर आप पेपर जला रहे हैं, पेपर जल चुका है, वो राख बन चुका है, तो आप वापस से उससे पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो वही बात यहाँ पे भी है, मैग्नीशियम रिबन को आप अगर जलाएं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, एक टाइप से राख ही होता है वो, ठीक। तो राख से फिर आप वापस मैग्नीशियम रिबन उसको मेटल नहीं बना सकते हैं, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। एक और एग्जाम्पल है ये, अगर आप आगे 10th में जाइएगा तो ये कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, उसका जगह अदल बदल जाता है, लेकिन हम लोग को वो नहीं जानना, हम लोग को ये जानना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कैसे नया सब्सटेंस बन रहा है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू कलर का इनिशियली, उसमें अगर हम लोग आयरन को रखते हैं तो वो आयरन सल्फेट बन जाता है, जो कि नया कलर ग्रीन कलर का हो जाता है, और कॉपर का जो डिपोजिशन होता है वो इस आयरन में हो जाता है, ठीक। तो इस पे एक एक पिक है मेरे पास अगले स्लाइड में, तो उससे हम लोग बेहतर तरीके से जानेंगे इसको, लेकिन आप अभी यहाँ पे ये समझिए कि इससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, यानी कि आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बिल्कुल अलग चीज है और कॉपर सल्फेट बिल्कुल अलग चीज है, ठीक। तो इनिशियली हम लोग के पास कॉपर सल्फेट था, उसमें हम लोग अगर आयरन मिला है तो एक नया सब्सटेंस मिला हम लोग को आयरन सल्फेट, जो कि कलर में भी दूसरा है, तो एक नया चीज का फॉर्मेशन हुआ और ये इरिवर्सिबल भी है, ठीक। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल कॉमन है, जब हम लोग रिस्पायरेशन पढ़ेंगे तब हम लोग इस एग्जांपल के बारे में एक बार फिर से बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही हम लोग एक्सहेल करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही हम लोग निकालते हैं। ये इस बात का पता कैसे चलेगा? इस बात का पता ऐसे चलता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में फूंकते हैं, यानी कि लाइम वाटर से पास कराते हैं, तो लाइम वाटर क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बन जाता है, यानी कि वो कलर चेंज करके मिल्की कलर का हो जाता है, दूध के कलर का हो जाता है। तो यही एक एक्सपेरिमेंट है जिससे कि हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन से या फिर कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, एक्सेल करते हैं, ये सबको पता है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ये एक मोस्ट कॉमन एक्सपेरिमेंट है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, यानी कि निकालते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस तीनों रिएक्शन को बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बार बार पूछे जाते हैं टीचर्स के द्वारा, और 7th में आपको ये तीनों तो आने ही चाहिए। अगर आप फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ चुके हैं तो ये तीनों आने ही चाहिए आपको। तो इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे बाय फिगर। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम जल रहा है, ये जो पार्ट है जहाँ हैंडल के पास है, ये मैग्नीशियम मेटल है और ये जलने के बाद ये राख बन रहा है, तो यानी कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इसको वापस से आप मैग्नीशियम मेटल नहीं बना सकते, तो ये केमिकल चेंज है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आप जैसा कि मैंने बताया, ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस कलर का था? इनिशियली ब्लू कलर का था, उसमें हम लोग आयरन का नेल या आयरन का काठी रख दिए, तो वो क्या हो गया कि कॉपर सल्फेट से कॉपर डिस्प्लेस हो गया और ये क्या बन गया? क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया। आयरन सल्फेट बन गया और वो किस कलर का हो गया? लाइट ग्रीन कलर का या ग्रीन कलर का हो गया। और आयरन नेल पे देखिए कॉपर का डिपोजिशन है, इसीलिए ये ब्राउन कलर का हो गया। तो देख रहे हैं ना कि कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बना, एक नया सब्सटेंस बना है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है हम लोग को, तो विनेगर रख दिए साथ में और बेकिंग सोडा रख दिए। विनेगर और बेकिंग सोडा से सॉरी विनेगर और बेकिंग सोडा से कार्बन डाइऑक्साइड ना एक्सेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उसको हम लोग एक पाइप से लाइम वाटर पे कनेक्ट कर दिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब भी लाइम वाटर पे मिलेगा तो ये इसका कलर मिल्की कर देगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए, बुक है तो बुक से आप पढ़िए, लेकिन इस चीज को याद रखिएगा। ये एक बार फिर से इसी 7th क्लास में ही आएगा, उसके बाद फिर आगे भी आएगा, बार बार पूछा जाता है, डिस्कस किया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद तक आपको समझ में आया होगा सारा बात। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रस्टिंग ऑफ आयरन किस चीज का एग्जांपल है? एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें मैंने बताया था कि रस्टिंग मतलब कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में अपना ऑक्साइड बनाता है। ये ऑक्साइड बनता है क्योंकि देखिए किसी भी मेटल का अगर ऑक्साइड बनेगा तो उस मेटल में सिंपली ऑक्सीजन जुड़ जाएगा,
सीधा बात है। मैग्नीशियम का भी ऑक्साइड बन रहा था तो उसमें MgO था, ठीक, तो उसमें भी ऑक्सीजन जुड़ गया। और आयरन का ऑक्साइड बना तो ये फेरिक ऑक्साइड बना। दो चीज होता है, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, तो वो बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मेन बात यहाँ पे ये है कि रस्टिंग के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है ऑक्सीजन और एक वाटर या फिर वाटर वेपर। वाटर, दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं हुआ तो रस्टिंग नहीं होगा, ये एक फैक्ट है। और यही फैक्ट का यूज कर सकते हैं हम लोग प्रिवेंशन में, रस्टिंग ना हो इसमें हम लोग इस फैक्ट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो यूज करते हैं रस्टिंग से बचने के लिए, वो ये है कि उस आयरन मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का एक लेयर चला देते हैं, जैसे कि क्रोमियम, जिंक, निकेल, जिससे कि हम लोग उस आयरन को बचा सकते हैं रस्टिंग से। तो इसी प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एक कॉमन एग्जांपल है गैल्वेनाइजेशन का कि हम लोग का जो पाइप होता है, जो कि वाटर टैंक, हम लोग के पास जो टंकी होता है पानी वाला, उससे जुड़ा हुआ रहता है आपके नल तक, जो पाइप होता है वो एक्चुअली होता है आयरन का, लेकिन उसमें गैल्वेनाइजेशन होता है, किसका, जिंक का गैल्वेनाइजेशन होता है, जो कि उसको बचाता है रस्टिंग से, क्योंकि वो तो वाटर कंडक्ट ही कर रहा है, वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी है, तो पानी और ऑक्सीजन तो उसको मिल ही रहा है, तो उसमें रस्टिंग होने का सबसे ज्यादा चांसेस है। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइज कर देते हैं। आप लोगों में से बहुतों ने साइकिल चलाया होगा, तो साइकिल का जो व्हील होता है उसमें क्रोमियम का कोटिंग रहता है, जिससे कि वो रस्ट ना, मतलब उसमें रस्टिंग ना हो। क्रोमियम का कोटिंग जो होता है वो आप रिम सुने होंगे, व्हील का जो स्पाइक्स रहता है उसमें भी होता है, क्योंकि हम लोग साइकिल को जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा ड्राई प्लेस पे ही चलाएंगे। कभी पानी का मौसम हुआ या फिर बारिश हुआ, जैसा कि अभी हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हम लोग का साइकिल तो पानी में ही जाएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में तो है ही हमेशा, क्योंकि एयर में तो ऑक्सीजन है ही। तो इस टाइम पे क्या होता है कि रस्टिंग का जो चांसेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्रोमियम प्लेट कर देते हैं, क्रोमियम का प्लेटिंग चढ़ा देते हैं, मतलब कि क्रोमियम चढ़ा देते हैं आयरन पे, जिससे कि वो रस्टिंग से बचाव रहता है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आमतौर पे चाकू वगैरह पे यूज होते हैं। चाकू स्टेनलेस स्टील का आने लगा है, और भी बहुत सारे चीज हैं जो कि आजकल यूटेंसिल्स भी बहुत सारे स्टेनलेस स्टील के आने लगे हैं। वो जो होता है वो मिक्सिंग होता है, मतलब आयरन को कार्बन और उसी के जैसा कुछ कुछ मटेरियल जैसे कि क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज के साथ मिक्स किया जाता है और स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ये कभी रस्ट नहीं करता है, चाहे आप जितना भी देर इसको पानी में रख दें या फिर कुछ। तो स्टेनलेस स्टील का भी अपना अपना क्वालिटी होता है कि कुछ इतना दिन तक नहीं करेगा, कुछ उतना दिन तक नहीं करेगा। तो इस बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। हम लोग का आज लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है, यानी कि इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। ये कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना रहा है। अगर आप लोग किसी सब्सटेंस का, मान लीजिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का अगर आप लोग क्रिस्टल देख रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का ही ना क्रिस्टल है वो कोई और नया सब्सटेंस का तो क्रिस्टल नहीं है। क्या कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन सल्फेट का तो क्रिस्टल नहीं बन रहा है, वही सब्सटेंस है। ये एक टाइप से आप ये समझ लीजिए कि वाटर से आइस बन रहा है, तो वो बस अपना स्टेट चेंज कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा उसमें। तो ये फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, और ये इजीली रिवर्सिबल होता है। एक एग्जाम्पल है जो कि लोग गलत तरीके से लेते हैं, क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ना वो प्योर सब्सटेंसेस का होता है। क्रिस्टलाइजेशन प्योर सब्सटेंसेस का होता है, और हम लोग 6 या 5 में पढ़े होंगे कि साल्ट कैसे बनता है, इवापोरेशन से बनता है, सी वाटर की इवापोरेशन से बनता है। तो इवापोरेशन से बनता है तो उसमें प्योर सब्सटेंसेस जो होंगे वो तो नहीं होंगे, वो बहुत सारा आयंस और बहुत इम्प्योरिटीज वगैरह सब कुछ मिक्स होंगे। तो वहां जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा वो क्रिस्टलाइजेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है। तो एक बात आप उसको ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग को एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल बनता है उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। और डेफिनेशन की बात करें तो क्रिस्टल का बनना किसी भी प्योर सब्सटेंस से या उसके सॉल्यूशन से, प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, उसमें कोई भी दूसरा सब्सटेंस मिक्स नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन है क्रिस्टलाइजेशन का। ठीक, तो प्योर सब्सटेंस या उसके सॉल्यूशन से जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और ये एक फिजिकल चेंज होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल कैरियर पावर को।
थैंक यू।